Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी मतलब फाउंडेशनल विषय पर बात करेंगे, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। और ये सिर्फ कोई फिलोसफिकल टॉपिक नहीं है दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखें तो ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 2 इस पर पकड़ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। इस चैप्टर की समझ आपके जीएस पेपर 2 और पेपर 4 और हाँ, निबंध के लिए भी कई कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, मतलब फंडामेंटल राइट्स, उन पर लगने वाले उचित प्रतिबंधों, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की और लोकतंत्र के पीछे की पूरी फिलॉसफी की। तो आज का हमारा मिशन है स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना, इसके कोर टेंशंस जैसे राज्य की शक्ति और व्यक्ति की आज़ादी के बीच का जो तनाव है और क्यों समाज को कभी-कभी इस पर सीमाएं लगानी पड़ती हैं, इसके दार्शनिक आधारों को खंगालना। बिल्कुल। और ये भी सोचना कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ वो बिना किसी रोक टोक के जीना नहीं है, जैसे शायद रॉबिन्सन क्रूसो सोचते होंगे फ्राइडे के आने से पहले। हाँ। सच्ची स्वतंत्रता में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता और योग्यता भी शामिल है, खासकर एक समाज के भीतर। सही कहा। तो फिर स्रोत इस कंसेप्ट को कैसे खोलते हैं, मतलब क्या परिभाषा देते हैं स्वतंत्रता की? स्रोत हमें इसके दो मुख्य पहलू दिखाते हैं। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव फ्रीडम, और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी पॉजिटिव फ्रीडम। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव फ्रीडम, इसका मतलब बाहरी रुकावटों का ना होना? हाँ, बिल्कुल। बाहरी बाधाओं की, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स की अनुपस्थिति, दूसरों या राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस ना हो। ये एक तरह से अपना एक दायरा बनाने जैसा है, जहां व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, जहां कोई दखल ना दे। अ स्फीयर ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये तो क्लासिक उदारवादी लिबरल विचार जैसा लगता है, पर ये पूरी कहानी तो नहीं है ना। दूसरा पहलू क्या है? नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। दूसरा पहलू है पॉजिटिव फ्रीडम, सकारात्मक स्वतंत्रता। ये सिर्फ बाधाओं का न होना नहीं है, बल्कि कुछ करने की अपनी पूरी क्षमता, अपना फुल पोटेंशियल, उसको विकसित करने की योग्यता है। अच्छा। ये अपनी तर्क शक्ति, अपनी रीजन, अपनी निर्णय क्षमता, जजमेंट का इस्तेमाल करने और अपने चुने हुए रास्तों की जिम्मेदारी लेने की शक्ति है। ओके, तो स्वतंत्रता सिर्फ एक खुला दरवाजा नहीं है, बल्कि उस दरवाजे से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की वो ताकत, समझ और काबिलियत होना है। बिल्कुल सही। और इसके उदाहरण हमें असल जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला का संघर्ष। हाँ। रंग भेद, अपार्थाइड का खत्म होना एक तरह से नेगेटिव फ्रीडम थी, उत्पीड़न से मुक्ति। लेकिन उनकी किताब का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो तो कुछ और गहरा इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। वो एक यात्रा की बात करता है, गरिमा, डिग्निटी और स्वशासन, सेल्फ रूल की आंतरिक क्षमता, इंटरनल कैपेसिटी पाने की। इसी तरह आंग सान सूकी का विचार है भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये भी इसी आंतरिक आयाम पर जोर देता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास सारे कानूनी अधिकार हों, पर अगर आप डर के मारे या समाज के दबाव में बोल ही ना पाएं या अपना रास्ता ना चुन पाएं, तो क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? हाँ, सूखी के अनुसार शायद नहीं। मतलब आंतरिक बाधाओं को, इंटरनल बैरियर्स को भी पार करना होता है। तो ये आंतरिक और बाहरी बाधाएं, ये क्या हैं? स्रोत इन्हें कैसे समझाते हैं? स्रोत इन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांटता है, बाहरी यानी एक्सटर्नल और आंतरिक यानी इंटरनल। बाहरी बाधाएं मतलब? जो बाहर से आती हैं, जैसे कानून, सरकारी नीतियां या बलपूर्वक शक्ति, कोअर्सिव पावर। सोचिए औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल या मार्शल लॉ। लेकिन इसमें सामाजिक संरचनात्मक असमानताएं, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज भी शामिल हैं, जैसे जाति व्यवस्था, कास्ट हायरार्की, बहुत ज्यादा गरीबी या क्रिपलिंग डेट। ये चीजें व्यवस्था में ही रची बसी होती हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई खास कानून हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, खासकर जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस वाले हिस्से के लिए। बिल्कुल। अगर किसी को समाज की बनावट के कारण ही बुनियादी जरूरतें, बेसिक नीड्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन नहीं मिल पाते, तो ये बाहरी बाधाएं हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई गरीब छात्र
तकनीकी रूप से तो वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्वतंत्र है, नेगेटिव फ्रीडम है। हाँ। पर अगर पीढ़ियों की गरीबी के कारण वो फीस नहीं दे सकता या जरूरी स्कूली शिक्षा ही नहीं पा सका, तो उसकी पॉजिटिव फ्रीडम, उसकी असल क्षमता, वो उस बाहरी संरचनात्मक बाधा से रुकी हुई है। समझ गया। और आंतरिक बाधाएं, ये हमारे अंदर से आती है? हाँ, ये हमारे अंदर से उपजती हैं, जैसे अज्ञानता, इग्नोरेंस, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, डर या तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का पूरी तरह विकसित न होना। स्रोत कहता है कि सही चुनाव करने की क्षमता बनानी पड़ती है, कल्टिवेट करनी पड़ती है। अच्छा। अगर हम सिर्फ गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन या अपने पूर्वाग्रहों से चल रहे हैं, तो भले ही बाहर से कोई रोक न रहा हो, हमारे कार्य सच्ची तर्कसंगत स्वतंत्रता, रीजन्ड फ्रीडम से नहीं आते। ये जो आंतरिक निपुणता और आत्मनियंत्रण की बात है, ये तो भारतीय दर्शन के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ती है, स्वराज। हाँ, बिल्कुल। स्वराज, स्व यानी स्वयं का, राज यानी शासन। स्रोत इसे पॉजिटिव लिबर्टी का भारतीय दार्शनिक समकक्ष, फिलोसॉफिकल काउंटरपार्ट बताता है। और गांधी जी के लिए तो ये सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना भर नहीं था। हाँ, उनकी किताब हिंद स्वराज में वो यही कहते हैं कि ब्रिटिश एलीट की जगह भारतीय एलीट को ले आना सच्चा स्वराज नहीं है। बिल्कुल। स्वराज का मतलब था राजनीतिक स्वशासन, पॉलिटिकल सेल्फ रूल, और साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण स्वयं पर गहरा नैतिक शासन, एथिकल रूल ओवर वन सेल्फ, मतलब आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये एक तरह से आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता को फिर से पाना था। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने ही लालच या डर का गुलाम है, जो कि आंतरिक बाधाएं हैं, तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी खोखली है। तो व्यक्तिगत विकास और एक न्यायपूर्ण समाज, दोनों के लिए आंतरिक आत्मनिपुणता जरूरी है। ये तो जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत अहम बात है, जो नैतिकता को सीधे राजनीति से जोड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो फर्क है, बाहरी बाधाओं से मुक्ति, नेगेटिव लिबर्टी, और क्षमता विकसित करने की स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी के बीच, ये हमें आइज़ाया बर्लिन द्वारा चर्चित एक बड़ी दार्शनिक बहस की ओर ले जाता है। नेगेटिव बनाम पॉजिटिव लिबर्टी, हाँ, ये जानना जरूरी है। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या है, फिर से बताएं। सरल शब्दों में, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, फ्रीडम फ्रॉम, मतलब बाहरी दखलंदाजी से मुक्ति। एक ऐसा न्यूनतम दायरा बनाना जहां व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ये मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य के विचार से जुड़ा है। नाइट वॉचमैन स्टेट जैसा? हाँ, बिल्कुल। राज्य की भूमिका बहुत सीमित हो, बस कानून व्यवस्था बनाए रखना और अनुबंध लागू करना। मुख्य ध्यान नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज, जैसे भाषण, सभा, संपत्ति, इनकी रक्षा पर है, जहां राज्य का काम हस्तक्षेप न करना है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगर राज्य सिर्फ हस्तक्षेप करने से बचता है, तो जो समाज में पहले से गहरी असमानताएं हैं, वो तो बनी रहेंगी। क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये स्वतंत्रता असल में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती हैं जो पहले से शक्तिशाली या संपन्न हैं? जैसे क्या मतलब है इसका? जैसे वो संसाधन, रिसोर्सेज और अवसर, अपॉर्चुनिटीज, जिनकी आपको वास्तव में अपने विकल्प चुनने और अपने लक्ष्य पाने के लिए जरूरत होती है। तर्क ये है कि आपको बाहरी रोकटोक से मुक्ति मिल भी जाए, पर अगर आपके पास कुछ करने की बुनियादी क्षमता, बेसिक कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो मुक्ति बेकार है। पॉजिटिव लिबर्टी का संबंध आत्मनिपुणता, सेल्फ मास्टरी पाने, अपनी तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता विकसित करने से है। और इसके लिए अक्सर राज्य या समाज के समर्थन की जरूरत पड़ती है। हाँ, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक मानते हैं कि राज्य और समाज का एक सकारात्मक कर्तव्य है, एक पॉजिटिव ड्यूटी है कि वो ये स्थितियां प्रदान करें, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, रोजगार के सही अवसर, जेन्युइन जॉब अपॉर्चुनिटीज, खासकर वंचित समूहों के लिए। तो यहाँ राज्य की भूमिका बदल जाती है, मिनिमल पुलिसमैन से एक्टिव एनेबलर, एक सक्रिय सक्षमकर्ता की हो जाए। हाँ, जो अवसरों को बराबर करने का प्रयास करता है, ताकि सभी को खुद को विकसित करने और समाज में पूरी तरह भाग लेने का एक यथार्थवादी मौका मिले, एक रियलिस्टिक शॉट मिले। तो यहीं पर वो तनाव आता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। नेगेटिव लिबर्टी राज्य को सीमित करना चाहती है, पॉजिटिव लिबर्टी राज्य का उपयोग करना चाहती है। और यूपीएससी को ये विषय इसलिए पसंद है क्योंकि ये कई नीतिगत बहसों, पॉलिसी डिबेट्स के केंद्र में है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ आइज़ाया बर्लिन की चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जीएस पेपर 4 के नैतिक आयाम के लिए। बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर काफी चिंतित थे
कि इसे आसानी से मैन्युपुलेट किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कैसे? इतिहास में कई सत्तावादी शासनों, ऑथोरिटेरियन रिजीम्स ने अक्सर ये दावा किया है कि वे लोगों की सच्ची या उच्च स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए मजबूर करके, फोर्सिंग देम टू बी फ्री। अच्छा, ये दावा करके कि वो जानते हैं कि इस सबके लिए असल में क्या अच्छा है, और फिर उसे थोपकर, जैसे कोई अनिवार्य विचारधारा, अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण या हानिकारक सांस्कृतिक प्रभावों का दमन। हाँ, और ये अत्याचार टिरनी बन जाता है, जो मुक्ति का मुखौटा पहने होता है। बर्लिन ने चेताया कि पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पर इस्तेमाल किए गए साधन बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जो उसी व्यक्तिगत स्वायत्ता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को नष्ट कर सकते हैं, जिसे वो बढ़ावा देने का दावा करते हैं। तो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस संतुलन को साधना। बिल्कुल, यही चुनौती है। आपको नेगेटिव लिबर्टी चाहिए, यानी मौलिक अधिकार, ताकि राज्य लोगों पर हावी ना हो, लेकिन साथ ही आपको पॉजिटिव लिबर्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी चाहिए, जैसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यो अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या हुई है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अधिकार सिर्फ कागजी वादे बनकर ना रह जाए। ठीक है, अब अगर हम मानते हैं कि समाज में पूरी एब्सोल्यूट स्वतंत्रता संभव नहीं है, या शायद जरूरी भी नहीं, तो फिर कौन सी सीमाएं या प्रतिबंध उचित हैं, जस्टिफाइड है? इसके लिए हमें जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल की ओर देखना होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। मिल ने अपने मशहूर निबंध ऑन लिबर्टी में एक बहुत साफ नियम खोजने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र जायज कारण, द ओनली लेजिटिमेट रीजन, आत्मसुरक्षा है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। मतलब दूसरों को नुकसान, हार्म टू अदर्स से बचाना। सिर्फ दूसरों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। अगर मेरा कोई काम सिर्फ मुझे प्रभावित करता है तो समाज कुछ नहीं कह सकता। मिल के अनुसार नहीं। अगर आपका कार्य सिर्फ आपको प्रभावित करता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, तो समाज को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। नो बिजनेस टू इंटरफियर। भले ही समाज उस काम को मूर्खतापूर्ण, फूलिश या अनैतिक, इमोरल मानता हो। जब तक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नुकसान, हार्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। इसकी परिभाषा क्या है? क्या किसी को सिर्फ परेशान करना या अपमानित करना नुकसान माना जाएगा? मिल के अनुसार नुकसान गंभीर, सीरियस और निश्चित, डेफिनेट होना चाहिए। सिर्फ झुंझलाहट, अनोयंस या असुविधा, इनकन्वीनियंस या सिर्फ अपमान, ऑफेंस काफी नहीं है। अच्छा, छोटी मोटी हानियों या सिर्फ अपमान के लिए मिल ने सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर या अस्वीकृति, डिसअप्रूवल की सलाह दी, न कि कानून के बल के। कानूनी प्रतिबंध केवल गंभीर, वास्तविक नुकसान, सीरियस, टैंजिबल हार्म के लिए होने चाहिए। ये अंतर आज भी बहुत रेलेवेंट है। मिल ने एक्शंस को 2 श्रेणियों में भी बांटा था, है ना? हाँ। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। हाँ, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं जो मुख्य रूप से कर्ता को ही प्रभावित करते हैं, जैसे आपके व्यक्तिगत विश्वास, आप निजी तौर पर क्या खाते पीते हैं, इनमें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं जिनके परिणाम दूसरों पर पड़ते हैं। इन्हें समाज नियंत्रित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वे दूसरों को गंभीर नुकसान पहुंचाएं। और ये फिर से उस बात पे जोर देता है, अपमान, ऑफेंस बनाम नुकसान, हार्म। मतलब अगर मेरे किसी काम से, मान लीजिए मेरी जीवन शैली से, कोई गहरा अपमानित महसूस करता है, तो मिल के अनुसार ये कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं बनता। नहीं, नुकसान में किसी के हितों को वास्तविक क्षति पहुंचाना शामिल है। शारीरिक चोट, संपत्ति की क्षति, हिंसा भड़काना। अपमान आपकी भावनाओं, आपकी सेंसिबिलिटीज से जुड़ा है। मिल का तर्क था कि कानून लोगों को नुकसान से बचाएं, भावनाओं को ठेस पहुंचने से नहीं। हाँ, ये बात सही है। बेशक आज की दुनिया में, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, ये रेखा खींचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे साइबर बुलिंग है या खतरनाक गलत सूचना फैलाना, क्या ये नुकसान है? ये जटिल सवाल है। लेकिन मिल का ढांचा हमें कम से कम सही सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या प्रभाव इतना गंभीर है कि कानूनी हस्तक्षेप जायज हो, या इसका मुकाबला और तरीकों से होना चाहिए, जैसे ज्यादा बहस, शिक्षा, सामाजिक दबाव से, न कि सेंसरशिप से। और ये हानि सिद्धांत एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज का आधार बनता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल। मिल मानते थे कि विचार और चर्चा की स्वतंत्रता पर लगभग कभी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। ये सर्वोपरि है,
उन्होंने 4 बहुत शक्तिशाली कारण दिए कि समाज को सभी विचारों को क्यों सहन करना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें भी जो हमें पूरी तरह गलत या खतरनाक लगे। 4 कारण कौन से? पहला, कोई विचार पूरी तरह झूठा नहीं होता। नो आइडिया इज एंटायरली फॉल्स। गलत समझे जाने वाले विचारों में भी अक्सर सच्चाई का कुछ अंश होता है जिसे हम दबाने पर खो देते हैं। दूसरा, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से ही उभरता है। ट्रूथ इमर्जेस फ्रॉम कोलिजन ऑफ अपोजिंग व्यूज। सत्य बहस और चुनौती से निखरता है। विरोधी विचारों को दबाना सत्य की खोज के इंजन को ही बंद कर देना है। तीसरा, बिना चुनौती के सत्य सिर्फ एक मृत हठधर्मिता बन जाता है, एक डेड डॉगमा। हम उसे बिना समझे बस रटने लगते हैं। लगातार चुनौती हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं। इससे हमारा विश्वास जीवंत और सार्थक रहता है। और चौथा, हम कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि जिस राय को हम दबा रहे हैं वो वास्तव में झूठी है। We can never be certain the opinion we suppress is false. इतिहास गवाह है, गैलीलियो जैसे कितने उदाहरण हैं जहाँ एक पीढ़ी ने जिसे दबाया, अगली ने उसे सच माना। विचारों को दबाना एक तरह से अपनी अचूकता, इनफैलिबिलिटी का दावा करना है, जो बहुत खतरनाक है। ये चारों तर्क सेंसरशिप के खिलाफ बहुत मजबूत दलीलें हैं, और शायद इसीलिए स्रोत दीपा मेहता की फिल्मों या सलमान रुश्दी की किताबों के विवादों जैसे उदाहरणों का उपयोग करता है। हाँ, बिल्कुल। सरकारें या कुछ समूह अक्सर इसलिए प्रतिबंध चाहते क्योंकि कोई चीज उन्हें अपमानजनक लगती है या स्थापित मान्यताओं को चुनौती देती है। प्रतिबंध लगाना आसान शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लग सकता है, लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि चीजों पर प्रतिबंध लगाने की आदत डालना एक स्वतंत्र और बौद्धिक रूप से जीवन समाज के लिए लंबे समय में बहुत नुकसानदायक है, डीपली करोजिव है। लोकतंत्र को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो असुविधा, अपमान और चुनौतीपूर्ण विचारों को सहन कर सके। चलिए अब इसे भारतीय संविधान से जोड़ते हैं। ये सारी बातें यूपीएससी मेंस के लिए कैसे प्रासंगिक हैं, ये लिंकेज बहुत जरूरी है। हाँ, मिल का जो हानि सिद्धांत है वो अनिवार्य रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में पाए जाने वाले उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के सिद्धांत का दार्शनिक आधार है, फिलोसॉफिकल बेडरॉक है। अनुच्छेद 19 हमें कई मुख्य स्वतंत्रताएं देता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति, सभा करने की, संघ बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कोई भी पेशा अपनाने की। ये हमारी नेगेटिव लिबर्टीज हैं। लेकिन इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये प्रतिबंध असीमित नहीं है, ये केवल संविधान में दिए गए कुछ विशिष्ट आधारों, स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही लगाए जा सकते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अपराध के लिए उकसाने से रोकना, मानहानि। ये आधार काफी हद तक दूसरों को गंभीर नुकसान या समाज में बड़ी गड़बड़ी रोकने जैसे ही लगते हैं। तो जब अदालतें ये तय करती हैं कि कोई प्रतिबंध उचित, रीजनेबल है या नहीं, तो वो एक तरह से हानि सिद्धांत का ही कोई वर्जन लागू कर रही होती है। हाँ, बिल्कुल। क्या प्रतिबंध वास्तविक नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है? क्या ये अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल है? अनुच्छेद 19 नेगेटिव लिबर्टी और समाज के लिए जरूरी सीमाओं के बीच संतुलन साधने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन संविधान सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी पर ही नहीं रुकता। जैसा हमने पहले बात की, पॉजिटिव लिबर्टी भी दिखती है, खासकर अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 की व्याख्या में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, शुरू में शायद एक नकारात्मक अधिकार के ज्यादा करीब था। मतलब राज्य मनमाने ढंग से आपका जीवन नहीं ले सकता या आपको बंद नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं ने, इंटरप्रिटेशंस ने इसे पॉजिटिव लिबर्टी का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत बना दिया है और राज्य पर कई महत्वपूर्ण सकारात्मक दायित्व, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस डाले हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का मामला। हाँ, वो एक लैंडमार्क केस है। ये मुंबई में फुटपाथ पर रहने वालों से संबंधित था, जिन्हें बेदखली का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। बेदखली जीवन के अधिकार का उल्लंघन कैसे हुई? क्योंकि कोर्ट ने एक बहुत व्यापक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन अपनाई। कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेते रहने का, मतलब मेरे एनिमल एग्जिस्टेंस का अधिकार नहीं है,
बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, शामिल है। अच्छा। और उन फुटपाथ पे रहने वालों के लिए उनकी आजीविका, उनका लाइवलीहुड, उनकी जीवित रहने का साधन वहीं फुटपाथ पर उनकी मौजूदगी से जुड़ा था। तो उन्हें बिना किसी विकल्प के बेदखल करना एक तरह से उनकी आजीविका को नष्ट कर देना था। बिल्कुल। और कोर्ट ने वो प्रसिद्ध बात कही कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, शामिल है, क्योंकि जीवन जीने के साधनों के बिना अर्थहीन है। इससे राज्य पर एक सकारात्मक कार्रवाई करने का दबाव बना। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उन्हें कभी बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये था कि राज्य का एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि वो विकल्पों पर विचार करे, शायद पुनर्वास, रीसेटलमेंट प्रदान करे, या कम से कम ये सुनिश्चित करे कि उनके जीने के साधन पूरी तरह से नष्ट ना हो। तो ये राज्य के सिर्फ मनमाने ढंग से हत्या से बचने से आगे बढ़कर गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए बुनियादी स्थितियां सुनिश्चित करने की एक सक्रिय जरूरत की ओर बढ़ना है। ये न्यायिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 में निहित पॉजिटिव लिबर्टी है। बिल्कुल। और इसीलिए गरीबी, सामाजिक न्याय, विकास नीतियों पर यूपीएससी के प्रश्न अक्सर अनुच्छेद 21 से जुड़ते हैं। कोई भी नीति जहां राज्य से बुनियादी जरूरतें प्रदान करने या अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने की उम्मीद की जाती है, जैसे आरक्षण, अफर्मेटिव एक्शन, सब्सिडी, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वो जीवन के अधिकार से निकले इसी सकारात्मक दायित्व से जुड़ी है। ये भारत में एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की पूरी अवधारणा को संवैधानिक रूप से आधार देता है। ये हमें जीएस पेपर 4 के लिए जरूरी नैतिक विश्लेषण, एथिकल एनालिसिस की ओर लाता है। स्रोत राज्य की भूमिका पर दो मुख्य दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट्स प्रस्तुत करता है ना? हाँ, दो मुख्य दृष्टिकोण। पहला है उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू, जो नेगेटिव लिबर्टी और मिल जैसे विचारकों से प्रभावित है। ये राज्य को मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखता है, एक जरूरी बुराई, नेसेसरी ईविल। इसकी शक्ति को सीमित किया जाना चाहिए ताकि वो निजी क्षेत्र, प्राइवेट स्फीयर पर अतिक्रमण न करे। इसका जोखिम क्या है? जोखिम ये है कि ये समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को नजरअंदाज कर सकता है, जिन्हें शायद राज्य संबोधित कर सकता था। ठीक है। और दूसरा दृष्टिकोण? दूसरा है सामाजिक कल्याण दृष्टिकोण, सोशल वेलफेयर व्यू, या जिसे पॉजिटिव स्टेट व्यू भी कह सकते हैं। ये राज्य को सिर्फ एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक शक्ति, एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देखता है, जो सभी के लिए वास्तविक स्वतंत्रता की स्थिति बनाने के लिए जरूरी है। कैसे? उस सक्षम स्थितियां, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अवसर प्रदान करके। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को पॉजिटिव लिबर्टी सुनिश्चित करने, गरीबी और भेदभाव से लड़ने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप, इंटरवीन एक्टिवली करने की जरूरत है। लेकिन इसका भी जोखिम है, जैसा बर्लिन ने चिताया था। हाँ, जोखिम ये है कि राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली या पितृसत्तात्मक, पैटर्नलिस्टिक बन सकता है, या यहाँ तक कि सत्तावादी, ऑथोरिटेरियन भी हो सकता है। कल्याण के नाम पर लोगों के विकल्पों को निर्देशित कर सकता है। तो जीएस 4 में जो नैतिक प्रश्न आते हैं, पॉलिसी डायलेमास वाले, वो अक्सर इसी तनाव के बीच हमें खड़ा कर देते हैं, जैसे अनिवार्य हेलमेट कानून, या मीथे पेपर सिंटैक्स, या विकास के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण। हाँ, बिल्कुल। तो विश्लेषण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो पॉजिटिव लिबर्टी के लक्ष्य को पहचानें, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास। फिर नेगेटिव लिबर्टी पर जो उल्लंघन हो रहा है उसका मूल्यांकन करें, जैसे चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। फिर हस्तक्षेप के औचित्य का आकलन करें। ये आमतौर पर हानि सिद्धांत का ही कोई रूप होता है, स्वयं को नुकसान से बचाना या दूसरों को नुकसान से बचाना। और सबसे जरूरी, नैतिक समीकरण के दोनों पक्षों को समझने की क्षमता प्रदर्शित करें। ये एक बहुत उपयोगी ढांचा है विश्लेषण के लिए। अब मान लीजिए मेंस में 15 अंकों का प्रश्न आता है कि भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता और प्रतिबंध के बीच संतुलन पर चर्चा करें, तो एक अच्छे उत्तर की संरचना क्या होनी चाहिए? हाँ, एक अच्छी संरचना ये हो सकती है 1. परिभाषाएं और द्वैतवाद। शुरू में स्वतंत्रता को संक्षेप में परिभाषित करें। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को बताएं। बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति प्लस आत्मविकास की क्षमता, सक्षम स्थितियां। चाहें तो बर्लिन या गांधी, स्वराज जैसे नामों का उल्लेख कर सकते हैं। 2. मिल का हानि सिद्धांत।
इसे स्पष्ट रूप से समझाएं। केवल दूसरों को गंभीर नुकसान रोकने के लिए हस्तक्षेप उचित। इसे सिर्फ अपमान से अलग करें। बताएं कि यह सिद्धांत स्वतंत्रता पर वैध सीमाओं का दार्शनिक आधार कैसे प्रदान करता है। ठीक है। 3. भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 हानि सिद्धांत को अनुच्छेद 19 और उसके उचित प्रतिबंधों से जोड़ें। समझाएं कि प्रतिबंध के आधार, लोक व्यवस्था, सुरक्षा आदि नुकसान रोकने के विचार को कैसे दर्शाते हैं। नेगेटिव लिबर्टी प्लस लिमिट्स। 4. भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 अदालतों द्वारा व्याख्यायित अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा करें, खासकर आजीविका का अधिकार, ओल्गा टेलिस का मामला। समझाएं कि ये पॉजिटिव लिबर्टी को कैसे मूर्त रूप देता है। राज्य को सक्रिय कदम उठाने की जरूरत दिखाएं कि संविधान स्वतंत्रता के दोनों आयामों का संश्लेषण कैसे करता है। 7. निष्कर्ष। अंत में स्वतंत्रता को स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील और विकसित होने वाले मूल्य, डायनामिक एंड इवॉल्विंग वैल्यू के रूप में प्रस्तुत करें। उल्लेख करें कि प्रस्तावना प्रियम्बल में स्वतंत्रता एक मुख्य लक्ष्य के रूप में निहित है। इस बात पर जोर दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आवश्यक प्रतिबंधों के बीच संतुलन लगातार कानूनों, नीतियों और न्यायिक व्याख्या के माध्यम से तय किया जा रहा है। ये एक सतत परियोजना है, एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया। ये संरचना, सिद्धांत, संवैधानिक प्रावधान और संतुलन सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करती है। शानदार। चलिए तो फिर इस गहन चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्य बातें याद रखने लायक। जॉन स्टुअर्ट मिल, हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल, दूसरों को गंभीर नुकसान। महात्मा गांधी, स्वराज, स्वराज, आत्मशासन, आत्म अनुशासन, नैतिकता प्लस राजनीति। फिर नेगेटिव लिबर्टी, हस्तक्षेप से मुक्ति, न्यूनतम राज्य बनाम पॉजिटिव लिबर्टी, क्षमता प्राप्त करने की स्वतंत्रता, सक्षम स्थितियां, सक्रिय कल्याणकारी राज्य। और भारतीय संविधान से लिंक अनुच्छेद 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और अनुच्छेद 21 राइट टू लाइवलीहुड, पॉजिटिव लिबर्टी। और जैसा हमने कहा, स्वतंत्रता कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, ये विकसित होती रहती है। आज की बहसें देखें, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसने पारदर्शिता की मांग करके हमारी स्वतंत्रता का विस्तार किया। बिल्कुल। या फिर डिजिटल गोपनीयता, डिजिटल प्राइवेसी बनाम राज्य की निगरानी, स्टेट सर्वेलेंस या कॉर्पोरेट डेटा माइनिंग पर जो आजकल चिंताएं चल रही हैं। ये नए मोर्चे हैं जहां हम 21वीं सदी में स्वतंत्रता और वैध बाधाओं की सीमाओं को सक्रिय रूप से परिभाषित और पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, जो हमें हमारे अंतिम विचार की ओर ले जाता है, जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। स्रोत ये दृढ़ता से सुझाव देता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल अकेले छोड़े जाने के बारे में नहीं है, यह विकसित क्षमता पर कार्य करने की योग्यता है। हाँ, स्रोत कहता है कि सही विकल्प चुनने, तर्क और निर्णय का प्रयोग करने की हमारी क्षमता को सक्रिय रूप से निर्मित करना होता है, बिल्ड करना होता है, कल्टिवेट करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि यदि स्वतंत्रता के लिए इस विकसित क्षमता, इस आंतरिक शक्ति, इंटरनल स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो आज सूचना, गलत सूचना और एल्गोरिदम के इस महासागर में तैरते हुए व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि किसी की अपनी क्षमता, अपनी स्वतंत्रता, भय, पूर्वाग्रह, हेरफेर या सिर्फ अज्ञानता जैसी आंतरिक बाधाओं का शिकार होने के बजाय तर्क और महत्वपूर्ण सोच, रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा निर्देशित हो। शायद स्वराज का प्रोजेक्ट, आत्मशासन का प्रोजेक्ट वास्तव में हमने से प्रत्येक के भीतर ही शुरू होता है। इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.